नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। लास्ट ईसीजी ट्यूटोरियल में हमने देखा था हाइपरकैलेमिया और अब हम चालू कर रहे हैं कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज, राइट। सो अपने आप में बड़ा विषय है। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज। कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज मतलब हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहता है, जो ऐसे नोड से निकल के पूरा वेंट्रिकल तक जाता है और पर्किंजे फाइबर से मसल्स तक जाता है, तो उसमें क्या क्या कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा विषय है। सो टुडे वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज एंड बिगिनिंग ऑफ साइनस रिदम एंड एब्नॉर्मलिटीज ऑफ साइनस नोड। तो आइए देखते हैं साइनस रिदम्स पार्ट 1। Arrhythmias are classified according to various classifications, various types of classification, परंतु उसका मूलभूत सिद्धांत है कि क्लासिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, कैसे एरिथमिया चालू हुआ और साइट ऑफ ओरिजिन, कहां से शुरू हुआ और किन टिश्यूज में गया, है ना, ये क्राइटेरिया हम यूज करके वी क्लासिफाई द एरिथमियास। कंडक्शन प्रॉब्लम्स are divided into primary disorders of conduction and secondary disorders of conduction. For example, जहाँ पे problem हुआ, for example ऐसे नोड में problem हुआ, AV नोड में problem हुआ, so these come under the purview of primary disorders. और ऐसे नोड में कोई problem नहीं, AV नोड में कोई problem नहीं है, पर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, इसलिए AV नोड का escape rhythm आ गया। So these come under the secondary disorders of rhythm. तो primary disorders of rhythm फिर से डिवाइड होते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इंपल्स फॉर्मेशन या डिसऑर्डर्स ऑफ इंपल्स कंडक्शन, मतलब इंपल्स जहां गलत बना या गलत तरीके से कंडक्ट हुआ। इंपल्स फॉर्मेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग साइट्स के हिसाब से फिर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल साइनस रिदम्स हैं, तो उसमें एब्नॉर्मलिटीज क्या हो सकती है? साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया हालांकि कई बार नॉर्मल पेशेंट में भी होता है, कभी कभी एब्नॉर्मल भी होता है। साइनस एरिथमिया, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया। टैकी मतलब हार्ट रेट 100 से ज्यादा, ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट 100 से कम। साइनस नोड डिसफंक्शन, इस पे विस्तृत चर्चा आगे होने वाली है। एट्रियल रिदम्स मतलब जो रिदम्स एट्रिया में शुरू हुए, फॉर एग्जांपल एट्रियल एक्टोपिक्स, प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। फिर पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया, PAT, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन। एवी जंक्शन रिदम मतलब जंक्शन में प्रॉब्लम है, तो जंक्शनल एक्टोपिक्स या जंक्शनल एक्टोपिक टैकीकार्डिया। फिर वेंट्रिकल में रिदम चालू हुआ, तो वेंट्रिकल एक्टोपिक्स, प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, इडियोवेंट्रिकुलर रिदम, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और रेसिप्रोकल वेंट्रिकुलर रिदम। तो हम सभी एक एक करके सभी विषयों में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए अभी केवल नाम बता रहा हूं। डिसऑर्डर्स ऑफ इंपल्स कंडक्शन मतलब इंपल्स जनरेट बराबर हुआ पर कंडक्ट प्रॉपर्ली नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल साइनो एट्रियल ब्लॉक, साइनस नोड से एट्रिया में इंपल्स गया नहीं। एवी ब्लॉक, एट्रिया से वेंट्रिकल्स इंपल्स नहीं गया। बंडल ब्रांच ब्लॉक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स और फेसिकुलर ब्लॉक्स। नॉन स्पेसिफिक इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिले मतलब वेंट्रिकल में करंट स्लो जा रहा है। और लास्टली वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये अपने आप में एक विषय है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। सेकेंडरी डिसऑर्डर्स, प्राइमरी डिसऑर्डर्स हमने देख ली, जिसमें हमने देख लिया डिसऑर्डर्स ऑफ इंपल्स जनरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इंपल्स कंडक्शन। अभी सेकेंडरी डिसऑर्डर्स जिसमें महत्वपूर्ण है एस्केप रिदम्स। फॉर एग्जांपल ऐसे नोड काम नहीं कर रहा तो एट्रिया ने खुद का रिदम जनरेट किया, दैट इज एट्रियल एस्केप रिदम। एट्रिया भी काम नहीं कर रहे तो एवी नोड खुद का रिदम जनरेट करती है, जो कि ऐसे नोड से स्लो रहता है, दैट इज एवी नोड एस्केप रिदम। अगर एवी नोड भी काम नहीं करता तो वेंट्रिकल खुद का रिदम जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। फिर एवी डिसोसिएशन मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल का आपस में कोई ताल्लुकात नहीं, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर रहे हैं। एंड लास्टली फेजिक एबरेंट वेंट्रिकुलर कंडक्शन, ये हम बाद में देखेंगे। ये लैडर डायग्राम समझने के लिए कि इंपल्स कहां से जनरेट हुआ और कैसा कंडक्ट हुआ, ये जनरेट करने के लिए दिखाया जाता है। मैंने दो लैडर डायग्राम्स यहां पे लिए हैं।
ताकि अपन समझ कर सके कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम में दिस इज द एट्रिया, करंट का एट्रिया में पैसेज, फिर करंट का एवी नोड में पैसेज और करंट का वेंट्रिकल में पैसेज। फॉर एग्जांपल ये P4 जो बीट है दैट इज अ नॉर्मल बीट। ये P4 जो बीट है दैट इज नॉर्मल बीट। ये जो गोला दिखाता है ये बताता है कि कहां इंपल्स जनरेट हुआ। तो एट्रिया की शुरुआत में मतलब दिस इज द एसए नोड, एसए नोड में इंपल्स जनरेट हुआ, एट्रिया में नॉर्मली फास्ट कंडक्शन हुआ, वेंट्रिकल एवी नोड में डिले हुआ जो नॉर्मल डिले था, और फिर वेंट्रिकल में और फास्ट कंडक्ट हुआ। सो दिस इज नॉर्मल साइनस बीट। ये पी वेव, फिर ये नॉर्मल नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना। सो दिस इज अ प्रॉपर साइनस रिदम। हो सकता है यहाँ पे आप पीआर इंटरवल थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड है तो यू कैन कॉल इट से फर्स्ट डिग्री एवी फ्लॉ, परंतु अदरवाइज दिस इज अ नॉर्मल साइनस बीट। नाउ कंपेयर दिस विद दिस बीट P1। इसमें साइनस नोड से बीट चालू हुई, एट्रिया में नॉर्मल कंडक्शन हुआ, एवी नोड में नॉर्मल डिले हुआ, पर बाद में करंट आगे बढ़ा ही नहीं, राइट। सो द करंट गॉट ब्लॉक्ड। पर फिर वेंट्रिकल ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो आ रहा है, वो वेंट्रिकल में जनरेट हुआ है और फिर एवी नोड की तरफ आ रहा है। सो दिस इज अ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एक ही पेशेंट का ईसीजी है, तो दिस वाज नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ वाइड क्यूआरएस abnormal क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राइट। So you can see that this is abnormal QRS complex, this is abnormal QRS complex, and P4 is sinus beat, right? P5 में sinus beat चालू हुई, AV node एट्रिया से कंडक्ट हुई पर AV node में आके बंद हो गई, वहां पे वेंट्रिकुलर बीट भी नहीं आई, तो इंपल्स यहीं ब्लॉक हो गया, right? So these are the various conduction abnormalities which can be depicted by this ladder diagram. For example, नीचे साइनस टैकिकार्डिया, तो सब बीट्स हैं, साइनस ओरिजिन हुई, एट्रिया से नॉर्मल कंडक्ट हुआ, एवी नोड में नॉर्मल डिले हुआ, वेंट्रिकल में नॉर्मल कंडक्ट हुआ। सो सब बीट्स नॉर्मल है, बस रेट ज्यादा है। सो दिस इज साइनस टैकिकार्डिया। मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया मैट, इसमें बीट्स आर गेटिंग जनरेटेड इन वेरियस सिचुएशंस, वेरियस लोकेशंस इन द एट्रिया, है ना। तो कब ये ऐसे नोड्स नहीं आ रही, कहीं भी जनरेट हो रही है एट्रिया में, बाकी पैसेज नीचे नॉर्मल है। सो दिस इज मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। ये एवी जंक्शनल रिदम, ये एवी नोड से चालू हुआ और नीचे भी गया ऊपर भी गया, दिस इज एवी जंक्शनल रिदम। फिर पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया, मतलब एट्रिया से रिदम तो चालू हुआ, साइनस नोड से रिदम चालू हुआ, एट्रिया में आया, पर एट्रिया में अपने आप एक रीएंट्रेंट सर्किट बना लिया और घूमता रहा। उसमें से कुछ बीट्स नीचे कंडक्ट हुए जो कि नॉर्मल कंडक्ट है, कुछ बीट्स एवी नोड में ब्लॉक हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया। ये सब हम देखेंगे आगे चलके। फिर रीएंट्रेंट जंक्शन टैकिकार्डिया, मतलब साइनस नोड से जंक्शन तक एक बीट आई, फिर जंक्शन में फिर वापस एट्रिया में चली गई, कुछ वेंट्रिकल में भी गई। सो दिस इज रीएंट्रेंट जंक्शन टैकिकार्डिया। फिर एट्रियल फ्लटर में बहुत सारी इंपल्सेस एट्रिया के वे, दिस द एट्रिया, एसए नोड, है ना। सो एट्रिया में अलग-अलग जगह पे बहुत सारे इंपल्स से एक मिनट में 300 इंपल्स जनरेट हुए, कुछ वेंट्रिकल में गए, दिस इज वेंट्रिकल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर। और अगर इंपल्स 600 से ज्यादा है, मतलब इतने ज्यादा इंपल्स कि यू कैन नॉट फाइंड अ पी वेव, सो दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। वहां इतना ज्यादा इंपल्स है कि अचानक रैंडमली कुछ इंपल्सेस नीचे जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, इसलिए आरआर इंटरवल इज इरेगुलर। दिस वाज द शॉर्ट ओवरव्यू। आगे फ्लटर फिब्रिलेशन हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल साइनस रिदम? हम काफी लंबे समय से ईसीजी लेक्चर्स देख रहे हैं, तो जो मेरे श्रोतागण हैं जो अभी तक देख रहे हैं, दे आर वेरी वेल आंसर दिस क्वेश्चन कि साइनस रिदम क्या है। पर फिर भी कमिंग टू द बेसिक्स, ये यहां साइनस नोड रहती है, यहां से एट्रिया में इंपल्स पास होता है, एवी नोड में जाता है, फिर एवी नोड से वेंट्रिकल में जाता है। तो कुल मिला के दिस इज द हार्ट, द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स, तो दैट इज द पोजीशन ऑफ लीड 2, राइट। इसलिए लीड 2 में साइनस रिदम का क्या रहेगा, रेगुलर रिदम रहेगा।
rate between 60 to 100 beats per minute. Each QRS complex is preceded by a normal P wave. हर QRS complex के पहले normal P wave आ रही है, right? P wave is indicative of sinus wave. और normal P wave axis, तो P wave की axis, P wave का डिपोटेशन कहाँ से जा रहा है? साइनस नोड से नीचे की तरफ, है ना, और बाई तरफ. सो लीड 2 में P wave will be always positive, right? So normal P wave axis, upright in leads 1 and 2, inverted in AVR. AVR उल्टे डायरेक्शन में है, तो करंट AVR से दूर जा रहा है, इसलिए AVR में P wave और QRS दोनों उल्टा होगा, right? And PR interval remains constant, right? And QRS complex are narrow, है ना, 100 मिलीसेकंड से कम, मतलब 2-2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम चौड़े, अनलेस साथ में कोई मेटल बैंड ब्लॉक है तो बात अलग है. एंड नॉर्मल इंटरवेंट्रिकुलर कंडक्शन टाइम. सो these are the criteria to call it a sinus rhythm. Now sinus node dysfunction. शुरुआत अपन करते हैं abnormalities से. पहली abnormalities है sinus node dysfunction. साइनस नोड डिस्फंक्शन एक बीमारी नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ साइनस नोड जिसमें ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स ऑफ आइदर इंपल्स फॉर्मेशन और प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम द साइनस नोड टू द एट्रियम. तो उसमें कई प्रकार हो सकते हैं. साइनस अरिथमिया, नंबर 2 साइनस पॉजेस, लंबे लंबे देर तक साइनस बीट आती नहीं. साइनस अरेस्ट, ऐसे नोड काम करना ही बंद कर दिया. और एसए नोडल एक्सिट ब्लॉक, साइनस नोड से बाहर एट्रियम में इंपल्स जा नहीं पा रहा है. एंड इनएप्रोप्रिएट साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस, मतलब जहां रेट बढ़ना चाहिए एक्सरसाइज के बाद वहां रेट बढ़ नहीं रहा. सो एक एक करके हम लोग देखेंगे. इस लेक्चर में हम देखेंगे केवल साइनस अरिथमिया. व्हाट इज साइनस अरिथमिया? साइनस अरिथमिया इज डिफाइंड as an irregularity in the rate of normal sinus rhythm, है ना. नॉर्मल साइनस रिदम है बट थोड़ी इरेगुलरिटी होती है उसमें. इरेगुलरिटी की परिभाषा क्या है? पीपी इंटरवल चेंजेस बाय मोर देन 10% या इट चेंजेस बाय मोर देन 0.12 सेकंड्स या 120 मिलीसेकंड्स. हम देख चुके हैं पहले भी कि छोटा स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकंड्स. तो 0.12 सेकंड्स मतलब 3 स्मॉल स्क्वायर्स, राइट. तो पीपी इंटरवल चेंजेस बाय एटलीस्ट बाय 3 स्मॉल स्क्वायर्स और 120 मिलीसेकंड्स. फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये PQRST, दिस इज अ साइनस बीट. सी द पीपी इंटरवल. पीपी इंटरवल यहां से आता है. फिर नेक्स्ट इसमें पी, अच्छा लॉन्ग लीड देखते हैं. ये देखिए, ये पी फिर यहां पे पास आ गई, पीपी इंटरवल पास आ गई, पीपी इंटरवल कम हो गई, एंड देन यहां के बाद पीपी इंटरवल फिर लॉन्ग होते जा रहे हैं, है ना. सो दिस इज चेंजिंग पीपी इंटरवल. साइनस अरिथमिया इज कंसीडर्ड प्रेजेंट व्हेन देयर इज वेरिएशन ऑफ पीपी इंटरवल बाय मोर देन 0.12 seconds ड्यू टू irregular fluctuating discharge of AV node. साइनस अरिथमिया 3 प्रकार के हो सकते हैं. एक तो रेस्पिरेशन के साथ होने वाला, which is the most common. It is so common कि it is mostly considered normal. फिर नॉन रेस्पिरेटरी और नॉन फिजिक, जिसका रेस्पिरेशन से कोई संबंध नहीं. एंड लास्टली वेंट्रिकुलर फ्रेजिंग, मतलब वेंट्रिकुलर इंपल्स के कारण पीपी इंटरवल चेंज होती है, राइट. सो एक एक करके हम देखते हैं. फर्स्ट इज साइनस अरिथमिया रेस्पिरेटरी और फेजिक. रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया इज कॉमन, benign, usually normal phenomenon, right? That is related mechanistically to alterations in autonomic input. Respiration में क्या होता है? डायफ्राम नीचे जाता है, इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर खींचते हैं, कुल मिला के इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होता है और वेनस रिटर्न बढ़ता है. वेनस रिटर्न ज्यादा खून आता है एंड उससे वेगस इज इनहिबिटेड और थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ता है. It is normal but has been also associated with obesity, diabetes and hypertension. Right? During the respiratory cycle, inspiration reflexly inhibits the vagal tone, right? Thereby increasing the sinus rate. While during expiration, vagal tone increases, causing decrease in the sinus rate, right? जो कि रेस्पिरेटरी है या फिजिक है, तो अगर रेस्पिरेशन बंद करेंगे तो ये अरिथमिया बंद हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेथ होल्डिंग किया तो दिस अरिथमिया विल स्टॉप. अगेन मैंने कैरोटिड मसाज किया तो विल रीस्टार्ट.
सो ये क्या बताता है? दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये लॉन्ग लीड 2, ये देखो ये लॉन्ग लीड 2 है, दिस इज इंस्पिरेशन, यहां पे पीपी इंटरवल्स पास आ रही, फिर यहां एक्सप्रेशन के दौरान लंबे हो गए, फिर यहां एक्सप्रेशन में फिर से पास आ गए। सो दिस इज टिपिकल रेस्पिरेटरी और फेजिक साइनस अरेबिया। नॉन रेस्पिरेटरी इसके कॉन्ट्रास्ट में, इट हैज नो रिलेशन विद द रेस्पिरेशन, differs that the acceleration and deceleration of sinus node is not related to respiration. This form of sinus arrhythmia occurs in normal heart या in the diseased heart or after digitalis instructive, मतलब ischemic heart disease और भी कारण में हो सकता है, digitalis में भी हो सकता है। Now ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा है। This is the PP interval 1200 मिलीसेकंड्स है ना, एक पी से दूसरे पी। जैसा इंस्पिरेशन चालू हुआ, दिस वाज द एक्सप्रेशन, जैसा इंस्पिरेशन चालू हुआ पीपी इंटरवल 960, 840, 980 और फिर एज सून एज एक्सप्रेशन चालू हुआ पीपी इंटरवल अगेन हैज इंक्रीज्ड। सो यू कैन सी द रेट हैज इंक्रीज्ड इन इंस्पिरेशन एंड डिक्रीज्ड इन एक्सप्रेशन। सो दिस इज रेस्पिरेटरी या फेजिक साइनस अरेथमिया। व्हाइल इन नॉन रेस्पिरेटरी या नॉन फेजिक इसका कोई ताल्लुक नहीं, देयर इज नो रिलेशन विद रेस्पिरेशन, कभी भी बढ़ रहा है या कभी भी कम हो रहा है। एंड द लास्ट इज वेंट्रिकुलोफेजिक, मतलब वेंट्रिकल की जो बीट आती है उससे कैरोटिड साइनस स्टिमुलेट होता है, कैरोटिड बैरोसेप्टर स्टिमुलेट होता है और उससे एसए नोड का फायरिंग डिले होता है, राइट। सो ऑकर्स इन पेशेंट, कब होगा ऐसा? जब पेशेंट इज इन थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, एवी डिसोसिएशन, या कभी-कभी वेंट्रिकल एक्टोपिक आने से भी होता है, इंड्यूस्ड बाय पीवीसी और एवी डिसोसिएशन। कंप्लीट ब्लॉक में कई बार दिखता है। AV junction escape rhythm sets the ventricular rate at 45। इसमें देखो यहाँ पे the ventricular rate is about 45 है ना, ये देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 300 divided by 8, so around 45 ventricular rate है। And see the PP interval, the PP intervals vary because of the ventricular phasic sinus arrhythmia। This is defined as PP interval जिसमें QRS complex है is shorter than PP interval without a QRS complex। ये देखो ये PP इंटरवल है, ये यहां से ये P आ गया, ये दिस इज द P। सो दिस इज द P वेव एंड दिस इज द P वेव, है ना। दोनों का ड्यूरेशन कितना है? PP इंटरवल 680। यहां पे ये P वेव और ये P वेव के बीच में द ड्यूरेशन इज 880, फिर ये P वेव और ये P वेव अगेन 680, अगेन 870। तो जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स है that PP is interval is smaller or lesser than जहां पे QRS complex नहीं है। This ये क्यों ऐसा होता है? The QRS generates a strong enough pulse to activate the carotid sinus mechanism, which slows the subsequent sinus beat। मैंने जब भी बोला था कि it increases the sinus beat, it fastens नहीं, it slows the sinus beat, right? So that is the reason for this ventriculophasic arrhythmia। So we have seen 3 types of sinus arrhythmia: respiratory or phasic, non-respiratory or non-phasic, and ventriculophasic। This is because of the ventricular ectopic या AV dissociation with a ventricular beat causing the next sinus beat to come a little slowly। So यहाँ पे हम रुकते हैं। This was about the sinus arrhythmia। In next lecture of sinus rhythm part 2, we will see the next type of sinus node dysfunction, that is the SA exit block। Thank you so much। If you like these videos, keep on watching, keep on sharing and give it a like। Thank you so much।